दोस्तों, आज मैं आपको अपनी बचपन की एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हरीश अंकल और कांता मासी। हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी गर्मी की छुट्टियाँ नोएडा में मेरी सबसे फेवरेट मासी के घर मनाने जा रहा था, मेरी कांता मासी। दोस्तों, मेरा वैसे तो बहुत ही बड़ा परिवार है। सगे भाई बहन तो एक भी नहीं है, पर मेरे पापा के 3 भाई और एक बहन है, और मम्मी की भी 4 बहनें हैं। इन सब से मेरे तकरीबन 16 भाई बहन हैं। मुझे सबसे बड़ा ही प्यार मिलता है। इसकी वजह यह भी है कि मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए हर गर्मी की छुट्टियों में सब मुझे अपने घर बुलाना थे। पर मैं जाता हूँ हर बार अपनी फेवरेट मासी और अंकल के घर, हरीश अंकल और कांता मासी। मेरी मासी के घर उनकी बड़ी बेटी रितु, बेटा कपिल और एक मैंने प्यार किया वाला डॉग रोमी रहता था। मैं जब भी उनके घर जाता, मैं एक डिटेक्टिव की तरह उनके घर की सारी तलाशी लेनी शुरू कर देता था। सारे ड्रॉर्स, अलमीरा, शू रैक, कुछ नहीं छोड़ता था। ये सब बस इसलिए कि मुझे कुछ अच्छी स्टेशनरी, कपिल के स्केच पेन्स, मुझसे छुपाई गई वीडियो गेम्स, टॉयज़, पुराने पर्स, लेदर जैकेट वगैरह वगैरह, जिन्हें मैं अपना हक जमा के अपने बैग में रख लेता था या उन्हें वहीं इस्तेमाल करने लग जाता था। हक ही तो था मेरा, और यह हक मुझे कांता मासी और हरीश अंकल ने दिया था। एक बार जब मैंने कपिल की एक्सपेंसिव लेदर जैकेट पहनी थी और खेलते खेलते मुझसे वो फट गई, तो मुझे कपिल ने बहुत बुरा डांटा था। मैं बहुत रोया। दिल करा कि उसी समय घर छोड़ के अपने घर चले जाऊं। पर मेरी प्यारी मासी मुझे बहलाना जानती थी, और उन्होंने मुझसे उस समय की पॉपुलर 7 अप कोल्ड ड्रिंक के फीडो डीडो कार्टून की कैरेक्टर वाली कपिल की टी शर्ट दे दी। और रात को जब अंकल आए, उन्होंने जो कपिल की क्लास लगाई, तो मैंने भी स्टाइल से अपने बाल पीछे करते हुए कपिल को वही टी शर्ट पहने छिड़ाने लगा। इतना सब होने के बाद भी कपिल भी मुझे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो और रितु दीदी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। इन सभी वजह से मेरा वहाँ छुट्टियाँ मनाना अच्छा लगता था। एक दिन जब मेरा 10th बर्थडे था, तो मेरे अपनी मम्मी पापा ही मुझे विश करना भूल गए थे। मैंने सोच रहा था कि सुबह के 7 बज गए हैं और इन लोगों ने मुझे अभी तक विश भी नहीं किया। जी हाँ, जानता हूँ कि 7 बजे बहुत जल्दी है, अभी तो उनकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली होंगी। पर जो बर्थडे मैंने 1 साल से वेट कर रहा था, वो भूल गए। भाई, ऐसे कैसे माँ बाप है भाई। ठीक उसी समय मुझे मेरे कांता मासी और ईश अंकल का लैंडलाइन पे कॉल आया। फट से रिसीवर उठाया, उन्होंने मुझे विश किया, मैंने थैंक यू कहा, और मैं बहुत रोने लगा कि आप लोगों को याद है, यहाँ तो मेरे मम्मी पापा ही भूल गए हैं। उन्होंने तो बस मेरे मम्मी पापा की ही क्लास लगा दी। जाने ना ऐसे कितने ही किस्से थे जो मुझे हर बार मेरे अंकल और मासी के नज़दीक ले जा रहे थे। पर शायद ईश्वर ये नहीं चाहता था। एक दिन लोहड़ी की रात मैं अपने मम्मी पापा, ताई जी, ताऊ जी के साथ लोहड़ी मना के, नाच के, लोहड़ी के गीत गा के, पार्टी करके हम बस सो ही थे कि हमें तकरीबन 1 बजे मेरे घर का लोहे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से लगातार खटकाया, और कोई पुकारता रहा मेरे मम्मी पापा का नाम, मधु भूषण, मधु भूषण, दरवाज़ा खोलो मधु भूषण। उस आवाज़ में बहुत घबराहट थी, उसमें बहुत दर्द था, और वो बहुत तेज़ थी। हम सब उठ गए, घबरा गए। मेरे पापा ने कहा, सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, क्या हुआ, क्या हुआ सेठ साहब। वो सेठ अंकल थे, मेरी दूसरी मासी के हस्बैंड। वो घबराई आवाज़ में बोले, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा है, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। मम्मी बोली, क्या हुआ है, बताओ जीजा जी, क्या हुआ है। उन्होंने कहा, कांता और हरीश का एक्सीडेंट हो गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा मेरे कांता मासी और हरीश अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बिल्कुल शांत, सबके हैरान चेहरे, उनकी आंखों में आए आंसू अभी देख ही रहा था कि दूसरे सवाल के जवाब ने मुझे सुन्न कर दिया। सेठ अंकल ने बोला कि कांता मासी और हरीश अंकल अपने देवर के लोहड़ी के फंक्शन से स्कूटर से वापस जा रहे थे कि एक बड़े ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं रहे।
वो नहीं रहे, इसका मतलब मुझे पता था। इसके बाद मुझे ताए ताऊ जी के घर छोड़ दिया गया और वो लोग सब कहीं चले गए। ऐसा पहली बार था कि मुझे उस रात ठीक से सो नहीं पाया और सुबह का इंतज़ार करता रहा। करीब तड़के मेरे पापा का सुबह मेरे ताऊ जी के पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे लेके आने को कहा, आखिरी बार मेरे मासी और अंकल से मिलवाने के लिए। अक्सर बच्चों को इन सब में आगे नहीं किया जाता है, पर मैं वहाँ पहुँचा तो जैसे सबके रोने की आवाज़ ही बढ़ गई हो। शायद वहाँ सबको पता था कि मैं अपने मासी और अंकल से कितना प्यार करता हूँ, वो मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं बस उन्हें दूर से सफ़ेद चादर में ढके उनके चेहरे को देखता रहा और खूब रोता रहा। अंतिम संस्कार, वहाँ कुछ लोगों ने मुझे कपिल के साथ खड़े होकर जब अग्नि देने को कहा तो मैं पीछे नहीं हटा। जी हाँ, मैं उनके बेटा जैसा ही तो था। हमारे बीच इतना गहरा प्यार, इतना लगाव सभी लोग समझते थे। इस सब के बाद मेरा गर्मियों की छुट्टियों का ठिकाना ही बदल गया। अब मैं अपनी दूसरी मासी के यहाँ जाता और कई बार मेरे कज़न्स मेरे घर आ जाते। इन सब के करीब 2 साल के बाद एक दिन मेरे कई भाई बहन मेरे घर आए हुए थे। हम कुछ खेल रहे थे और जाने क्यों मैं कुछ ढूंढने के लिए अपने मम्मी पापा की पुरानी लोहे की अलमारी तलाश रहा था कि मुझे एक छोटा सा कागज़ मिला जो बड़े तरीके से मोड़ तरोड़ के संभाला हुआ था। ध्यान से देखा तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था जो आज तक मैंने भी कभी नहीं देखा था, और उस पे मेरा नाम, मेरा बर्थ डेट और माता पिता के नाम पर लिखा हुआ था हरीश मल्होत्रा एंड कांता मल्होत्रा। दोस्तों, मुझे उस दिन पता चला कि क्यों उस दिन जब मेरे मासी और अंकल की डेथ हुई मुझसे सब वो करवाया गया जो सब कपिल ने किया, जो सब हर एक बेटा करता है। मैं बस उस बर्थ सर्टिफिकेट को पकड़े पिछली सभी बातों पे गौर करने लगा और इस सबसे बड़े सच पे अब मुझे विश्वास होने लग गया था। यकीन मानिए, उस समय का सबसे बड़ा दर्द मेरे लिए ये था कि मुझे ये सच मेरे हरीश अंकल और कांता मासी के रहते नहीं पता चला। मेरे बड़े भाई बहन जो मेरे घर आए हुए थे, उन्होंने मुझसे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट छीन लिया और मेरे ज़रिए उन सब लोगों को भी शायद इस सच का पता चला, या शायद उन्हें पहले ही पता था, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी बहन बोली कि ये समझाया कि ये झूठा कार्ड है और किसी पर्पस से बनाया गया था, पर मैंने यकीन नहीं किया। दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि इस खुलासे के बाद, सच के सामने के बाद क्या तमाशा हुआ होगा, मैंने कैसे रिएक्ट किया होगा, मुझ पर क्या बीती होगी, मेरे अंदर बदलाव आए हुए होंगे, शायद झगड़े हुए होंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद मुझे कपिल ने पूरी बात बताई, सच्चाई से बताई। जी हाँ, वही कपिल और ऋतु जो अब मेरे सो कॉल्ड रियल ब्रदर सिस्टर थे, कज़न नहीं। सच था कि मेरे मम्मी पापा कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो मेरी मम्मी की बड़ी बहन और उनके हस्बैंड ने फैसला किया कि वो उन्हें इस बड़ी दुविधा से बाहर निकालेंगे और एक बच्चे को जन्म देके कानूनी प्रक्रिया के तहत लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए फॉर्मली बच्चे को अपनी बहन को हैंड ओवर करेंगे। इससे आज की भाषा में किनशिप और रिलेटिव एडॉप्शन भी कहा जाता है। आप सभी ये जानकर भी हैरान होंगे कि यह सब 1984 में 1984 में किया गया एक मॉडर्न फैसला था। उस समय ऐसी बातें, विचारों को समझ की मंजूरी नहीं मिलती थी। खैर, ये सब जानकर मेरे अंदर की मानसिक स्थिति या मेंटल बैलेंस अब नॉर्मल हो चुका था। मैंने इसे भगवान शिव की लीला समझ के एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने सोचा कि अगर मुझे ये सब मेरे अंकल और मासी के रहते पता चलता तो शायद स्टेटस को ही बदल जाता, यानी जो चल रहा है वो सब बदल जाता। एक अनकंफर्टेबल माहौल ही बन जाता जो शायद नहीं संभलता। मैंने मान लिया था कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेरे लिए भगवान ही थे, पर मेरे असली पापा वही थे जिन्हें मैं आज तक मानता आ रहा था, भूषण और मधु, मेरे नंद पापा और यशोदा मम्मी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपके जीवन में भी कभी ऐसे खुलासे हुए होंगे। कई बार रिश्तों में कुछ सरप्राइज़, गुड सरप्राइज़ नहीं होते,
ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे उन सरप्राइजेज़, डिस्क्लोजर, एक्सपोजर्स को डील करते हैं। हमारा एक गलत स्टेप सब कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे पेशेंस से, मैच्योरिटी से डील करें। कुछ भी कदम गुस्से से, उदासी से या बहते हुए इमोशन से ना लें। उसका पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव, इम्पैक्ट का ज़रूर आंकलन करें या कैलकुलेशन ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी प्रोत्साहन की अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी इन्हीं सच्ची कहानियों के ज़रिए आपके दोस्तों, भाई बहनों, सगे संबंधी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन को दूर करने व ज़िंदगी से हार ना मानने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी मेरा साथ दें और मेरी कहानी को फॉरवर्ड करें। एक एक ज़रूरतमंद को फॉरवर्ड करें, क्या पता वो सही जगह सही समय पर क्लिक कर जाए। धन्यवाद। मेरी अगली कहानी का टॉपिक होगा 47%। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।